Welcome to the new session of class 12th Political Science Chapter 1st The Challenges of Nation Building। मैं रविंद्र गुड़िया स्वागत करता हूँ आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड टू द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पहले ही पता है ना, हमने क्या बताया था पिछली क्लास में भी, भारत क्या है? बहुत सारे राज्यों का क्या है? संघ है। जब देखा कि हमने ना, जब देश आज़ाद हुआ उस समय पर हमारे देश में 565 रियासतें थी। ऐसे में सारी रियासतों को जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज का काम था। कुछ लोग तो साथ में आने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो आनाकानी कर रही थी, आने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ऐसे और भी रियासतें थी जो आने के लिए थोड़ा मतलब उनको साथ में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा था। तो उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं कि जब है ना हम है ना हैदराबाद को भारत के साथ में जब जोड़ेंगे तो उस समय पर कौन सा घटनाक्रम हुआ, मतलब हमें पूरी की पूरी स्टोरी बतानी है। क्या हैदराबाद को जब हम भारत के अंदर जब विलय कर रहे थे उस समय पर हमें किन समस्या का सामना करना पड़ा, वहाँ के हालात कैसे थे, जनता क्या बोल रही थी, निज़ाम क्या बोल रहा था, और वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य कैसा था। तो उसी को डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज क्या कि आखिर हैदराबाद आखिर है क्या? तो पहले ये समझते हैं कि हैदराबाद कितना बड़ा था। क्या आज का जो हैदराबाद है उस समय का भी हैदराबाद वैसा था? नहीं, उस समय का हैदराबाद अलग था। उस समय का हैदराबाद बहुत 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 बड़ा था। जो आज जो हम हैदराबाद जिसको हम जानते हैं वो तो एक छोटा सा शहर बन गया है, लेकिन उस समय पर हैदराबाद रियासत थी और बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी हमारे दक्षिण भारत में। देखो, ओल्ड हैदराबाद कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। बोला इतना बड़ा हैदराबाद हुआ करता था। मतलब ये आप ये समझ लो कि मान लो कि ये आपका ये है दक्षिण भारत है ना, तो समझ लो लगभग आपके इतना ऐसे करके ना, लगभग इतना ऐसा बड़ा हुआ करता था। इतना बड़ा आपका हैदराबाद हुआ करता था। ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन लगभग है ना इतना बड़ा होता था आपका हैदराबाद, ये था। तो बोला इतना बड़ा हैदराबाद, तो इसका मतलब समझना कि हैदराबाद रियासत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हैदराबाद का छोटा सा, आज का वो छोटा वाला शहर नहीं है, यहाँ पर जो इतना छोटा सा शहर है वो नहीं है, इतनी बड़ी रियासत हुआ करती है। बोला ऐसे में इतनी बड़ी रियासत अगर वो ये कहती है कि हम भारत के साथ में नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि निज़ाम कह रहा है कि मैं तो पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा और या फिर ना यहाँ पर एक छोटा पाकिस्तान अलग से बना दूंगा। तो बोला कि ऐसे में अगर भारत के बीच में एक छोटा पाकिस्तान बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए ना हैदराबाद को हमारे संघ के अंदर शामिल करना बहुत बड़ा कारण था। नहीं तो क्या होगा कि ये ना आने वाले समय में क्या था, ये स्ट्रेटेजिकली क्या करेंगे, इस भारत के भी दो हिस्से होने की, क्योंकि ना ये क्या करेंगे, यहाँ वाले इन सारे हिस्सों को क्या करेंगे, अपने ना अंडर कंट्रोल में कब्जा ले सकते हैं। और ऐसे में क्या होगा कि ये वाला हिस्सा जो होगा ना, यहाँ पर भारत की मदद बहुत लेट पहुँचेगी, ये हमारे आज के चिकन नेक कॉरिडोर की तरह हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन क्रिएट हो जाएगा, और ऐसे में ये भी क्या होगा, ये वाला हिस्सा भारत से अलग होने की पॉसिबिलिटी है। तो हमने ना हैदराबाद पर बहुत फोकस रखा, इसीलिए हमने हर प्रकार के प्रयत्न किए, और लास्ट में ना हमें ना फोर्स भी यूज़ करनी पड़ जाएगी। तो बोला ऐसे में क्या करें, हमारे देश के टुकड़े कर सकता है। इसीलिए बोला हैदराबाद को हर कीमत पर हमारे रियासत का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाल वाला हिस्सा है ना हैदराबाद वाला, इसे हर हालात में हमारा हिस्सा होना चाहिए। ये जो नहीं तो क्या होगा कि ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर है ना भारत सरकार की मदद लेट पहुँचेगी, जबकि ये पहले कब्जा कर सकते हैं आने वाले समय में। इसीलिए सोच समझ करके हैदराबाद पर पूरा फोकस रखा गया कि किसी भी प्रकार से हैदराबाद हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो बोला इतना बड़ा हैदराबाद हमारा हुआ करता था। पीपल ऑफ हैदराबाद प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल। बोला वहाँ की जो जनता थी, कहाँ की जनता, हैदराबाद की जनता। हैदराबाद की जनता क्या कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, मतलब विरोध आंदोलन कर रही है। किसके खिलाफ में कर रही है, निज़ाम के शासन के विरुद्ध। बोला कि निज़ाम जो है वो ज़्यादा अत्याचार करता है। मतलब हैदराबाद की जनता खुद निज़ाम के खिलाफ में आंदोलन करे, प्रदर्शन करे। बोला कि ये निज़ाम जो है हमारे पर अत्याचार करता है, हमें परेशान करता है, और ऐसे में क्या है कि हम ये प्रार्थना करते हैं कि भारत सरकार इसमें इंटरवीन करे और हमें यहाँ के ना जो कुशासन से हमें यहाँ से बाहर निकाले। तो एक तरीके से देखा जाए तो जनता की भी ना एक समर्थन था भारत सरकार को, जो अंतरिम सरकार थी हमारे भारत की, कि
कि हैदराबाद से ना निज़ाम का शासन ख़त्म हो और वो भारत का हिस्सा बने, और ताकि ना उन वहाँ की जनता को आराम मिल सके, ताकि वो अपना जीवन को बहुत आसानी से चला सके। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट। पेजेंट्री, बोला कि पेजेंट्री, पेजेंट्री किसको बोलते हैं भाई बताओ जरा? किसान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पेजेंट्री इन द तेलंगाना। अब आप बोलोगे तेलंगाना तो अभी राज्य बना है, इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब है कि वो जो रीजन है, उस रीजन की बात करें कि वो तेलंगाना वाला क्षेत्र है। भाई क्षेत्र तो पहले भी था ना, तो वो आज भी है, बस ये कि उसको एक अलग स्टेट बना दिया हमने। पहले वो उस तेलंगाना नाम से क्षेत्र जाना जाता था। तो बोला कि पेजेंट्री इन तेलंगाना वॉज अ विक्टिम। विक्टिम का मतलब क्या होता है बताओ जरा? पीड़ित। जो पीड़ित है, जिस पर वो पीड़ा हो रही है, जिसके खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं विक्टिम। विक्टिम ऑफ द निजाम्स ऑपरेसिव रूल। क्या बोला कि जो किसान है, कहाँ का किसान है? जो तेलंगाना, बोला हैदराबाद रियासत में जो तेलंगाना के जो किसान है, उनके ऊपर जो आपका निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहा है। और उस अत्याचार के ये सारे के सारे लोग क्या है? पीड़ित है। कौन है? क्या है? पीड़ित है। तो बोला कि ना निज़ाम के इस अत्याचारी शासन के किसान जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि इसका शासन कैसा है? बहुत ही ज़्यादा अत्याचार से भरा हुआ शासन है। तो बोला ऐसे में हम गुजारिश करते हैं कि सरकार आइए, इसमें इंटरवेंशन कीजिए और हमें इस अत्याचार से बाहर निकालिए, क्योंकि यहाँ का जो राजा है वो हमारे साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार करता है, हमें अपना हिस्सा मानता नहीं है, बल्कि हम जो कि अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनको तो ये बहुत बुरी तरीके से कुचल देते हैं। तो ये ऐसे हालात थी, मतलब है ना, अगर कायदे से देखा जाए तो हैदराबाद में हालात सही नहीं थी, मतलब निज़ाम बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। तो ऐसे में ये हमारे लिए कि ना लीगल पॉइंट भी बन जाता है क्या? अगर कहीं पर भी अत्याचार होगा तो अंतरिम सरकार उनकी सहायता करने के लिए ज़रूर पहुंचेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि इसको इंटीग्रेशन करने के लिए ये हमें कि ना हेल्प करेगा। ठीक है। द एपी सेंटर ऑफ मूवमेंट, बोला हैदराबाद क्या है? एपी सेंटर। एपी सेंटर बताओ क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ का केंद्र। एपी सेंटर क्या होता है? किसी भी चीज़ का केंद्र। जैसे ना आपके भूकंप में हम कहते हैं कि भाई भूकंप का एपी सेंटर कहाँ था, मतलब भूकंप कहाँ से निकला, तो हैदराबाद जो था वो क्या था? इसका एपी सेंटर था, इस पूरे आंदोलन का क्या केंद्र था। और वुमेन्स टू ज्वाइन द मूवमेंट, बोला, और जितनी भी महिलाएं हैं इन्होंने भी क्या किया? इस पूरे के पूरे आंदोलन को ज्वाइन किया। अब देखिए आगे, तो बोला कि पूरा का पूरा जो मूवमेंट चल रहा है वहाँ सब लोग कहाँ पर आ रहे हैं? हैदराबाद में आ रहे हैं आंदोलन करने के। जैसे हमारे यहाँ पर होता ना कि जब कभी भी ना किसानों को आंदोलन करना हो, किसी को भी आंदोलन करना हो, सब लोग कहाँ पर जाएंगे? दिल्ली जाते हैं। पहले भी आते थे, आज भी आते। क्यों? दिल्ली क्या है? सत्ता का केंद्र है। दिल्ली वो जगह है जहाँ पर पार्लियामेंट है, संसद है, जहाँ पर है ना फॉरेन डिग्नेटरीज के ना ऑफिसर्स है, जहाँ पर एम्बेसीज है। ऐसे नहीं कहता कि जब कुछ अगर है ना आप अपने शहर में रहकर, गांव में रहकर आंदोलन करो, उसको कौन कवर करेगा? लेकिन दिल्ली वो शहर है जहां पर पूरे भारत के बड़े बड़े है ना सांसदगण हैं, जो भी सारे वहाँ मिलेंगे आपको। हमारे देश के जितने भी सांसद हैं वो सारे दिल्ली में रहते हैं। 543 प्लस दो आपके एंग्लो इंडियन है। तो बोला कि लोकसभा के 550 सदस्य वहाँ रहते हैं, आपके राज्यसभा के 250 सदस्य वहाँ रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर है ना पूरे दुनिया भर की जितनी भी एम्बेसी भारत में, वो 90% एम्बेसी, सारी की सारी 90 to 99% एम्बेसी कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा दिल्ली में इतना बड़ा सारे के सारे मीडिया हाउसेस के कवरेज दिल्ली में है। जब कभी भी संसद में आओगे जाओगे तो बोला कि दिल्ली एक एपी सेंटर है। उसी प्रकार से ना क्या हुआ कि ना यहाँ पर हैदराबाद जो जगह क्या वो एक एपी सेंटर बन जाएगा। क्यों? सब लोग क्या बोलेंगे कि अगर हमें आंदोलन करना तो तेलंगाना में मत करो, वहाँ पर कौन कवर करने वाला है? बोला सब लोग हैदराबाद चलो और हैदराबाद में सब लोगों को आंदोलन करना है। तो ऐसे में क्या कि हैदराबाद बन गया एपी सेंटर। और ऐसे में क्या कि इस आंदोलन के अंदर ना आगे चलकर जो महिला भी होती ना, महिलाएं भी इस आंदोलन को शामिल करेगी, उसके साथ में उस आंदोलन का हिस्सा बनेगी। ऐसे में क्या होगा? ये अपने आप में एक ना सर्वसम्मिलित आंदोलन बन जाएगा, जहां पर समाज के हर तबके, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते ये किसी एक खास समुदाय के लिए, बोला कि इसका मतलब ये सभी का हो गया ना। इसलिए ना महिलाओं का भी साथ में आना ये अपने आप में एक बेहतर तरीके से काम करता है कि आंदोलन जो है इसके अंदर सभी लोगों का क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन है, हिस्सा है। द कम्युनिस्ट and the Hyderabad Congress
पार्टीज लीडिंग द मूवमेंट। बोला इस पूरे के पूरे आंदोलन का नेतृत्व करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। जनता आंदोलन करेगी लेकिन बिना लीडर के कभी मूवमेंट कैसे चलेगा। बिना लीडर के मूवमेंट कुछ समय तक तो चल सकता है लेकिन एक समय के बाद में वो मूवमेंट धराशायी जगह खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ कि ये जो इन किसानों का जो आंदोलन था और इस किसानों के आंदोलन में जो बाद में जो महिलाओं ने जो शामिल हुआ, इस पूरे के पूरे मूवमेंट को हैदराबाद के वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, जो हैदराबाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद की जो कांग्रेस पार्टी है, वो वहाँ पर इस सारे के सारे आंदोलन को चला रही थी, लीड कर रही थी ताकि किसानों को बेनिफिट हो सके। और इस पूरे आंदोलन को इन दोनों के नेतृत्व में हैदराबाद में लड़ा गया। अगला क्या कह रहा है कि निजाम्स पैरामिलिट्री फोर्स दैट इज द रजाकार्स ब्रूटली असॉल्टेड द प्रोटेस्टर्स। क्या बोला, निजाम की जो पैरामिलिट्री फोर्स उसका नाम क्या है, रजाकार्स, ब्रूटली असॉल्टेड द प्रोटेस्टर्स। तो बोला एक तरीके से क्या कि निजाम की अपनी खुद की एक पैरामिलिट्री फोर्स थी और इस पैरामिलिट्री फोर्स का नाम क्या था, रजाकार्स। तो ये रजाकार्स जो है निजाम के कहने पर है ना हमला करते हैं वहाँ पर जो भी आंदोलन करने वाले, तो मतलब उसकी अपनी खुद की पर्सनल फोर्स है, सेना है जो रजाकार्स है। अभी रजाकार्स क्या करते हैं, निजाम ने क्या बोला कि आंदोलन कर रहे हैं, इनको सबको खदेड़ दो, मार पीट के यहाँ से भगा दो। तो उन्होंने क्या किया, उनको ब्रूटली का मतलब बहुत बुरी तरीके से, ब्रूटली का मतलब कहता है कि बहुत बुरी तरीके से, ब्रूटली का मतलब बहुत बुरी तरीके से, असोल्टेड, असोल्टेड का मतलब तो मारना, हमला करना, असोल्ट का मतलब कहता है मारना, हमला करना या अटैक करना, ब्रूटली असोल्टेड द प्रोटेस्टर्स। बोला इन रजाकार्स ने क्या किया कि जो किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं उन पर बहुत बुरी तरीके से हमला किया, उनको मारा पीटा। अभी अगले वाला पॉइंट आने वाला हमारा, उसके अंदर वही डिस्कस करेंगे। मतलब रजाकार्स जो करेंगे उसके बाद में पूरे भारत में गुस्सा पनप जाएगा। बोला इस तरीके से कोई किसी आंदोलन को बंद करता है क्या, इस प्रकार से कोई किसी आंदोलन को दबाता है क्या, कोई मारता है क्या, मतलब इतने, मतलब वो मानवता की हद पार कर जाएंगे, मतलब मानवता तो उनके अंदर है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा। तो बोला कि रजाकार्स मर्डर्ड मतलब लोगों की हत्या कर देंगे, मेम्ड, रेप्ड, बताओ, एंड लूटिंग मतलब है ना इंसान नहीं है, शैतान है, जानवर है ये, टारगेटिंग द पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स। बताओ, रिलीजन को और एक मैटर बना लिया इन लोगों ने, ये और भी ज़्यादा डेंजरस है। आप जब रिलीजन को एक बेसिस बनाते हो किसी के साथ अत्याचार करने के लिए, ये बाकी के लोगों को भी ना गलत मैसेज भेजता है। तो क्या बोला कि ये जो रजाकार्स है इन सब ने क्या किया कि जो प्रोटेस्टर्स है उनकी हत्या कर दी। मेम्ड, मेम्ड का मतलब होता है किसी को अपाइज बना दिया, मतलब किसी का, उसको मतलब उसको पूरा अपाइज कर दिया, क्या किसी का एक हाथ काट, किसी का एक हाथ काट दिया, किसी का एक पैर काट दिया, ऐसा करके मतलब उसका शरीर का एक हिस्सा काट दिया, जिससे क्या वो हो गया, अपाइज हो गया, अपंग हो गया। तो बोला रजाकार्स ने लोगों की हत्या कर दी, लोगों को अपाइज बना दिया। और ये शब्द बताओ, ये भी आपने कर दिया। ये रजाकार्स नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ शैतान है, जानवर है, ये जानवर से ज़्यादा है। मतलब औरतों का रेप कर दिया और बाकी के जो लोग बचे उन सबको लूट लिया, उनका सारा पैसा लूट लिया। और इनका मेन फोकस क्या था कि जो नॉन मुस्लिम्स है उन नॉन मुस्लिम्स को टारगेट बनाया, ताकि क्या कि एक इससे क्या है ना गलत मैसेज आता है, क्या उनको फिर जनता के बीच में क्या जाता है कि इस रिलीजन के लोग हमारे रिलीजन के लोगों को सपोर्ट नहीं करते या फिर हमारे रिलीजन के लोगों के साथ में उनकी दुश्मनी है। तो बोला किसी और के द्वारा धर्म के नाम पर की गई हिंसा बाकी के जो निर्दोष लोग हैं उनको टारगेट बन जाता है। क्यों बोला कि इसके धर्म के लोगों ने हमारे धर्म के लोगों पर हमला किया था। और ऐसे में क्या होगा, फिर ना दो धर्म के बीच में खाई बनने लग जाएगी, दो धर्म के बीच में झगड़े होने लग जाएंगे। तो बोला कि ना करता कोई और है लेकिन धर्म के नाम पर की गई हिंसा का भुगतान कोई और भरता है। तो बोला कि इसीलिए तो इसका फिर बाद में ना सरकार को इंटरवेंशन करना, मतलब ये इतना ज़्यादा करने लग जाएंगे कि बाद में सरकार को बीच में आना पड़ेगा, चाहे ना माउंटबेटन उस बात को मानने नहीं मानने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होगा कि अब है ना कंडीशन होगी वहाँ पर है ना आउट ऑफ हाथ से बाहर निकल चुकी है। तो बोला सरकार ऐसे में इंटरवेन करेगी, चाहे अब इसमें माउंटबेटन की चाहे रजामंदी हो या नहीं हो, क्योंकि ना जब तक है ना वो सारा सब कुछ सेटलमेंट नहीं होता है, जब तक वो सारे प्रिंसिपल जुड़ नहीं जाते हैं तब तक माउंटबेटन यहाँ से जाने वाला नहीं है, वो यही रहने वाला है। पूरा आपको 26 जनवरी वो संविधान बनवा करके बाद में निकलेगा यहाँ से, उससे पहले जाएगा नहीं। तो बोला कि नहीं अब तो हम इंटरवेन करेंगे। बोला ये कि इंसान थोड़ी जानवर है, ये तो क्या है, जानवर है, ये तो मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, अपाइज कर रहे हैं, औरतों की इज्जत लूट रहे हैं। अब तो हम आएंगे, चाहे ना
होगा जो देखा जाएगा। अगर ब्रिटिश सरकार भी वापस बीच में आ जाती है या फिर है ना आप भी सेना देने से मना कर दे तो हम तो लेकर के जाएंगे। तो सरकार यहाँ पर क्या करेगी, हमारी भारत सरकार क्या करेगी, यहाँ पर है ना एक है ना ऑपरेशन चलाएगी, उसका नाम रखेंगे ऑपरेशन पोलो। क्या कोई बताएगा मुझे एक बात कि इसका ना कमेंट में कि ऑपरेशन पोलो इसका नाम क्यों रखा गया था? ऑपरेशन पोलो इसलिए रखा गया था कि उस समय पर दुनिया में सबसे ज़्यादा पोलो ग्राउंड अगर कहीं पर थे तो वो थे हमारे भारत के हैदराबाद में थे। और निज़ाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जो है ना वो निज़ाम का नाम आता था उस समय पर। तो ऐसे करके इसने पोलो ग्राउंड हमारे यहाँ पर बहुत बना रखे थे। तो क्या हुआ कि भारत सरकार ने क्या किया, बोला इसी पोलो ग्राउंड के आधार पर इसका नाम क्या रखा, ऑपरेशन पोलो। तो बोला ऑपरेशन पोलो चलाया, और ऑपरेशन पोलो चलाया और हमने वहाँ पर अपनी सेना भेजी, सब कुछ भेजा। और जस्ट 5 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन में, सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर क्या किया, निज़ाम की सेना का सरेंडर करवा दिया, रजाकार्स को सरेंडर करवा दिया और निज़ाम से ट्रीटी निज़ाम से साइन करवाया गया। 18 सितंबर 1948 को क्या साइन करवाया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा करके फिर बाद में ना आपके ना हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना दिया। इस प्रकार से ना हैदराबाद को भारत में जोड़ना बहुत 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 मुश्किल था, क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम के पास में अपनी खुद की पर्सनल मिलिट्री थी जो अपने आप में ना मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, क्रूर थी। उदाहरण हमने देख रखा है ना सारा का सारा। बोला ऐसी सेना थी, इसको इसलिए हराना बहुत मुश्किल था। फिर हमने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को हमारे साथ में जोड़ा। ऐसे में ना हैदराबाद को हमारे साथ में जोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस मैप के द्वारा मैंने भी आपको समझाया था जस्ट थोड़ी देर पहले, है ना। तो ये था हमारे आज की क्लास। ये आपके 3 नंबर में आया हुआ सवाल है कि डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड टू द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, कि भारत में भारतीय यूनियन में इसका शामिल कैसे हुआ। तो बताइए। तो हमने आपको पूरा का पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर अभी बताया। देखिए बहुत मेहनत लगती है, आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि ये फ़ैन भी मैंने बंद करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो पसीना से पसीना भीग जाते हैं हम। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी जो लोग हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है ना। इसमें ना हमारे आने वाले जितने भी ना इसके जो छोटे छोटे सवाल है ना उसको हम MCQ में कन्वर्ट करेंगे, यूट्यूब के शॉर्ट्स डालेंगे वहाँ पर। इसके अलावा आने वाले समय में हम इसके यहाँ पर ना एक अलग से कैटेगरी बनाएंगे जिसमें हम क्या तारीख की इंपॉर्टेंस देंगे। जैसे अभी 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है तो 15 अगस्त की भाई क्या भारत पहले 15 अगस्त को ही आज़ाद होने वाला था, उसके बाद छोटी सी ना 1-2 मिनट की क्लिप बनाएंगे कि उसकी पूरी घटनाक्रम बनाएंगे। इसके अलावा जितनी भी कोई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उन सब के आसपास हमने छोटे छोटे 1-1 मिनट के 1.5 मिनट के 30 सेकंड के यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएंगे, तो उनको भी हमको फैलाना है। तो आप सपोर्ट हमें कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ में खड़े हैं। दिसंबर तक हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे और आपका रिवीजन सीरीज़ भी चलाएंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए ना उसके बाद अभी तो हम सिर्फ डिटेल में करें पूरा का पूरा, फिर बाद में जैसे हमारे ना दिसंबर महीना आएगा ना हम क्या करेंगे कि ना छोटे छोटे अलग से पूरी की पूरी रिवीजन सीरीज चलाएंगे। क्या MCQ टाइप के एकदम छोटे सवाल लिखा हाथों हाथ, तब PPT टाइप में पढ़ाऊंगा। तब मैं आपको सीधा सवाल दिया, हाँ बताओ इसमें क्या ऑप्शन आएगा, ABCD इसमें से हम छोटे सवाल बड़े सवाल। इसके अलावा अभी इतना बड़ा है ना, हम एकदम ऐसी सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें क्या करेंगे कि हम आपको जैसे अभी आज ये 20-25 मिनट की क्लास है, इस 20-25 मिनट की क्लास को हम ना 5 मिनट में कर देंगे। कैसे? क्योंकि ना सिर्फ हम ना बुलेट पॉइंट पर बात करेंगे, सीधा फटाफट। ऐसा क्या होगा आपके लिए वो एक रिवीजन की तरह काम करेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 2 घंटे की फिल्म देखी, मेरा है ना आपके ना 4 चैप्टर पूरे हो गए, है ना। आपने 2 घंटे की फिल्म देखी, 2 घंटे की फिल्म इतने लगे ना समय, उस 2 घंटे की 3 घंटे की फिल्म के अंदर अंदर मैं आपके कम से कम 4 तो मिनिमम में 6 से 7 चैप्टर कराने का मेरा टारगेट है। रिवीजन उतना क्विक फास्ट होगा, फास्ट फॉरवर्ड फटाफट, इतना स्लो नहीं, हाथों हाथ होता है और उसके अंदर समझ में भी आपको आएगा, ठीक है ना। तो चैनल के साथ में जुड़िए, इसको शेयर कीजिए, आगे तक बढ़ाइए और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।